अगर इस धरती को मतलब लाखों सालों के दौर में देखा जाए तो इंसान उसमें बिल्कुल मामूली नजर आते थे। हमारा असर इस ग्रह पर जैसे जंगल के किसी गोरिल्ला या रात में चमकने वाले जुगनुओं से ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, मतलब हमारा कोई खास वजूद नहीं था। बिल्कुल। हम बस वहां थे, किसी कोने में डूबे हुए, फूड चेन के बिल्कुल बीच में छुपे एक एक डरे हुए से बंदर की तरह। हाँ, तो इस गहरे विश्लेषण में हमारा अहम विषय यही है कि आखिर वो मामूली सा एप अचानक से एटम तोड़ने और चांद पर चलने जैसी ताकत कैसे हासिल कर गया। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं, खास तौर पे सैपियंस किताब के अंश और कुछ हिस्टोरिकल दस्तावेज, उनके जरिए हम इस पूरे सफर को समझेंगे। हाँ, और हमारा मिशन ये है कि इन स्रोतों से उन हैरानअंगेज तथ्यों को निकालें जो हमारी शुरुआत को समझाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत में एक बहुत आम गलतफहमी होती है कि हम शुरू से ही दुनिया के सबसे ताकतवर जीव थे। जो कि बिल्कुल सच नहीं है। असल में हम 20 लाख साल पहले तक किसी और जानवर से बेहतर नहीं थे। और एक ऐसी हकीकत है जिसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। अच्छा, मतलब और भी थे? बिल्कुल। आज हम खुद को अकेला समझते हैं क्योंकि पिछले 10,000 सालों से हमारी प्रजाति होमो सेपियंस अकेली बची है। पर अतीत में जाएं तो कम से कम 6 अलग-अलग मानव प्रजातियां एक ही समय पर धरती पर मौजूद थीं। 6 प्रजातियां? ये तो किसी फैंटेसी नॉवेल जैसा लगता है। हाँ, जैसे यूरोप और पश्चिमी एशिया के ठंडे इलाकों में नियांडरथल से, वो हमसे मतलब सैपियन से कहीं ज्यादा मस्कुलर थे। सर्दी झेलने में उनका कोई जवाब नहीं था। पूर्वी एशिया में होमो इरेक्टस थे और आपको हैरानी होगी, उन्होंने वहां 20 लाख साल तक राज किया। 20 लाख साल? वो तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। शायद हम सैपियंस कभी वहां तक पहुंच भी ना पाए। और इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर तो ऐसे मानव थे जिनकी हाइट मुश्किल से 3 फुट होती थी, यानी एक तरह के बौने मानव। ये सभी हमारे हमारे अपने भूले हुए भाई बहन थे। पर इन सभी मानव प्रजातियों में एक चीज जो कॉमन थी और जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो था उनका बड़ा दिमाग। बिल्कुल। दिमाग का आकार बढ़ना सुनने में तो एक बड़ा एडवांटेज लगता है, पर स्रोतों के अनुसार ये बड़ा दिमाग होना असल में एक बहुत बड़ा बोझ था। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो हमारा दिमाग आराम करते वक्त भी शरीर की 25% ऊर्जा अकेले खा जाता है। जो कि बाकी आम जानवरों में सिर्फ 8% के आसपास होती है। सही में ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे किसी सरकार ने अपना डिफेंस बजट यानी अपनी मांसपेशियां पूरी तरह से काटकर सारा पैसा सिर्फ एजुकेशन यानी न्यूरॉन्स में लगा दिया हो। ये एनालॉजी दरअसल उस वक्त की सटीक तस्वीर पेश करती है। एकदम। इस एजुकेशन बजट को बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि हमारे पूर्वज फिजिकली कमजोर हो गए। मतलब चिंपांजी से भी ज्यादा कमजोर। अरे कहीं ज्यादा। अगर एक चिंप और एक सेपियंस की लड़ाई हो तो सेपियन शायद बहस जीत जाए, पर चिंप उसे बिना मेहनत के उठाकर फेंक सकता है। इसके अलावा 2 पैरों पर सीधे चलने का फैसला भी एक कीमत लाया। हाथ तो आजाद हो गए औजार बनाने के लिए, पर पीठ में दर्द शुरू हो गया। हाँ, पीठ दर्द और गर्दन की अकड़ने, और औरतों के लिए तो ये और भी भारी पड़ा। हाँ, मैं स्रोत में यही पढ़ रही थी। सीधे चलने के लिए हिप्स का चौड़ा होना कम हो गया, जिसकी वजह से बर्थ कनाल छोटी हो गई, और ठीक उसी वक्त बच्चों का दिमाग और बड़ा हो रहा था। इसलिए मानव बच्चे बाकी जानवरों के मुकाबले बहुत कमजोर और अधूरे पैदा होते हैं। सही दिशा में सोच रही हैं आप। अगर दूसरे जानवरों को देखें, जैसे घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद दौड़ने लगता है, पर मानव बच्चे सालों तक पूरी तरह से बेसहारा रहते हैं। उन्हें बड़ा करने के लिए पूरे कबीले की जरूरत होती थी। इस अधूरेपन ने ही हमें एक सामाजिक प्राणी बनाया। तो एक तरफ हम कमजोर थे और हमारे बच्चे सालों तक दूसरों पर निर्भर थे। यही वजह होगी कि हम फूड चेन में इतने लाखों सालों तक इतने नीचे थे। हमें पॉप कल्चर में दिखाया जाता है कि हमारे पूर्वज बड़े शिकार करते थे, पर सच्चाई कुछ और ही है। बिल्कुल। हमारा मुख्य काम शिकार करना नहीं, बल्कि उन बचे कुचे शिकार को खाना था जो बड़े जानवर छोड़ जाते थे। जैसे शेर ने शिकार किया, उसके बाद लकड़बग्घे आए, और जब वहां आखिर में सिर्फ हड्डियां बचीं, तब हमारे शुरुआती मानव वहां पहुंचते थे। और उनका ध्यान मांस पर नहीं बल्कि हड्डियों पर होता था। उन हड्डियों को औजार से तोड़कर उसके अंदर का बोन मैरो यानी मज्जा निकालना उनका मुख्य आहार था। ये अपने आप में दिमाग को घुमा देने वाली बात है। हम बोन मैरो खाते थे, पर फिर एक ऐसी क्रांति आई जिसने अचानक बाजी पलट दी। आग।
आग ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। आग ने रोशनी दी, सर्दी से बचाया, पर सबसे बड़ा बदलाव था खाने को पकाकर खाना। पका हुआ खाना। हाँ, पका हुआ खाना असल में डाइजेशन की आधी मेहनत बाहर ही कर देता है। जिन चीजों को पचाने में चिम्स को घंटों लगते थे, हम उन्हें मिनटों में खा के पचा सकते थे। और इसका असर हमारी आंतों पर पड़ा। पका खाना खाने से आंतें छोटी हो गईं। और स्रोत यहाँ ये लिंक बनाते हैं कि छोटी आंतों ने एनर्जी बचाई जो सीधा हमारे दिमाग को फ्यूल करने में लग गई। आग ने हमें एक ऐसी ताकत दी जो हमारे शारीरिक आकार पर निर्भर नहीं थी। अगर आग थी, दिमाग था, तो ये चीजें तो निएंडरथैल्स के पास भी थीं। उनका दिमाग तो हमसे भी बड़ा था और वो ताकतवर भी थे। तो मैं सोच रही थी जब हमारा सामना हुआ होगा तो हम आखिर जीते कैसे उन भाइयों और बहनों का? हुआ क्या? इंटरब्रीडिंग हुई या हमने उन्हें मिटा दिया? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि पहले की थियरीज कहती थीं कि हमने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया, लेकिन डीएनए डेटा दिखाता है कि आज के मॉडर्न लोगों में, खासकर नॉन अफ्रीकन्स में, 1 से 4% डीएनए निएंडरथाल्स का है। यानी थोड़ी बहुत इंटरब्रीडिंग तो हुई थी। हाँ, हुई थी, पर असलियत में उनका खत्मा ही हुआ था। या तो साधनों मतलब रिसोर्सेज के मुकाबले में वो हार गए क्योंकि सापियंस बेहतर थे, या फिर सापियंस द्वारा किए गए जनसंहार यानी जेनोसाइड की वजह से वो खत्म हो गए। ये सच में काफी डार्क है। अगर कोई सोचे कि अगर निएंडरथाल्स किसी तरह बच जाते तो आज की दुनिया कैसी होती? क्या हमारी धार्मिक किताबें ये मानती कि निएंडरथाल्स की भी आत्मा होती है? ये तो एक बहुत ही गहरी कल्पना है। पर वापस आते हैं उस सवाल पर कि सैपियंस जीते कैसे। इसका जवाब स्रोत देते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति में। करीब 70,000 साल पहले अचानक सैपियंस के दिमाग ने एक नई तरह से सोचना शुरू किया। यहाँ गॉसिप थियरी का जिक्र आता है। हाँ, गॉसिप थियरी। भाषा सिर्फ इसलिए नहीं बनी थी कि हम बता सकें कि शेर कहाँ है। भाषा बनी थी गॉसिप करने के लिए, यानी ये बताने के लिए कि कौन किससे नफरत करता है या कौन धोखेबाज है। गॉसिप सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे हम बस बातें बना रहे हैं। पर सर्वाइवल के लिए जरूरी था। इससे हमें पता चलता था कि किस पर भरोसा करना है। इसी गॉसिप की वजह से छोटे परिवार मिलकर करीब 150 यानी 150 लोगों का कबीला बना सकें। डनबाज नंबर। एग्जैक्टली। पर इस भाषा का सबसे बड़ा जादू गॉसिप नहीं था। सबसे बड़ी ताकत थी कल्पना। ऐसी धारणाओं के बारे में बात करना जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे मिथ, धर्म और कानून। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं बंदरों की बात करूं तो बंदर भी तो झूठ बोलते हैं ना। जैसे किसी ने झूठा अलार्म बजाया शेर आने का, बाकी भाग गए और उसने अकेला अकेला खा लिया। तो सेपियंस का झूठ उस बंदर के झूठ से अलग कैसे था? देखिए, बंदर का झूठ फिजिकल रियलिटी पर आधारित है। वो एक ऐसे शेर के बारे में झूठ बोल रहा है जो सच में होता है। पर सैपियंस का झूठ एक सामूहिक कल्पना यानी कलेक्टिव फिक्शन थी। हमने मिलकर ऐसी चीजों पर विश्वास करना शुरू किया जो भौतिक दुनिया में हैं ही नहीं, जैसे वो स्टेडल केव का लायन मैन, शेर और मानव का मिश्रण, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है धरती पर। बिल्कुल। और यही सामूहिक कल्पना आज की दुनिया चलाती है। स्रोत इसको समझाने के लिए पिजो कार कंपनी का उदाहरण देते हैं। हाँ, पिजो का लेजेंड। अगर हम पिजो को देखें तो वो क्या है? क्या वो उनकी फैक्ट्री है? नहीं। क्या वो उनके मैकेनिक्स हैं? नहीं। तो फिर क्या है? अगर पिजो की सारी फैक्ट्री जल जाए तो भी कंपनी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक कानूनी धारणा है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं है, फिर भी हम सब इस पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल सी। और ये विश्वास ही लाखों अनजान लोगों को एक साथ काम करने की शक्ति देता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस कल्पना ने हमें जेनेटिक विकास के इंतजार से, मतलब उस बायोलॉजिकल लिमिटेशन से आजाद कर दिया। बायपासिंग द जीनोम, यानी हमें अपने डीएनए में बदलाव आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, जैसे बाकी जानवरों को लाखों साल लगते हैं, पर हमारा मिथ बदला तो हमारा व्यवहार रातों रात बदल गया। जैसे कैथोलिक प्रीस्ट या मंक्स जो बिना बच्चे पैदा किए बस अपने धार्मिक विश्वास के कारण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनका निजाम जीन्स पर नहीं, फिक्शंस पर चलता है। ये तो वाकई हैरान अंगेज है। तो अगर हमारी भाषा और कल्पना इतनी ताकतवर थीं, तो खेती या कृषि आने से पहले असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? रिसर्च उस दौर को द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी कहती है, पहला समृद्ध समाज। हाँ, सेपियंस खेती करने से कई हजार साल पहले तक शिकार करते थे और फल जमा करते थे। पर इसे स्टोन एज कहना गलत होगा, इसे वुड एज कहना चाहिए,
क्योंकि ज्यादातर औजार लकड़ी के ही होते थे। और मैं स्रोतों में देख रही थी कि उस वक्त के लोगों का दिमाग आज के आम आदमी से बड़ा था। क्योंकि उन्हें अपने आसपास के पत्ते, मौसम और जानवरों की बहुत गहरी समझ चाहिए होती थी। आज तो हमारी नॉलेज कंप्यूटर्स में है। सही बात है। और उनकी जिंदगी आज के मजदूरों जैसी नहीं थी, जो हफ्ते में 40 से 80 घंटे काम करते हैं। वो लोग हफ्ते में सिर्फ 35 से 45 मतलब 35-45 घंटे ही काम करते थे। और उनका खाना कितना विविध यानी वेरिड होता था। कभी बेरीज मिल गईं, कभी खरगोश पकड़ लिया, कभी मशरूम। किसानों की तरह उन्हें कुपोषण या बीमारियां नहीं होती थी। ये सब सुनकर लगता है कि खेती ने आकर सब खराब कर दिया। पर एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ लाना चाहूंगी। अगर उनकी डाइट इतनी बैलेंस थी, तो हमारा दिमाग जंक फूड देखकर कंट्रोल क्यों खो देता है? स्रोत यहाँ गॉर्जिंग जीन की बात करते हैं। ये बहुत मजेदार उदाहरण है। सोचिए, जब आज हम फ्रीजर में बेन एंड जेरीज आइसक्रीम देखते हैं, तो हम आगे पीछे नहीं सोचते, पूरा खा जाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग आज भी खुद को उसी पुराने जंगल में मानता है। वहां जब मीठे अंजीर मिलते थे तो फौरन खाना जरूरी था, इससे पहले कि कोई बबून वहां आ जाए। वो आदत हमारे डीएनए में हार्डवायर्ड हो गई है। अरे वाह, मतलब हम आज भी वही जंगल की आदत फॉलो कर रहे हैं। पर देखिए, हमें इन प्राचीन लोगों की जिंदगी को इतना भी परफेक्ट नहीं मानना चाहिए। स्रोतों में इसका एक अंधेरा सच भी है, एक बहुत ही डार्क साइड। हाँ, ये कोई यूटोपिया नहीं था। पैराग्वे के अच्छे लोगों का उदाहरण है इसमें। वो बीमार और बूढ़े लोगों को पीछे जंगल में छोड़ देते थे। एक आदमी को छोड़ दिया गया और जब वो वापस आया तो उस पर गिद्ध की बीट थी। उन्होंने उसका नाम ही वल्चर ड्रॉपिंग्स रख दिया। बाप रे। और बच्चों को मार देना आम था। अगर वहां और लड़कियों की जरूरत नहीं होती थी या बच्चा थोड़ा फनी लुकिंग था तो उसे मार दिया जाता था। ये सुनकर थोड़ा डर लगता है, पर हमें इन लोगों को फरिश्ते या शैतान नहीं मानना चाहिए। वो सिर्फ इंसान थे। और इन क्रूर बातों के साथ साथ उनके पास धर्म और कल्पना की गहराई भी थी, जैसे एनिमिज्म। ये मानना कि पहाड़, पेड़ और जानवर सबकी अपनी भावनाएं हैं। सुंगेर कब्रिस्तान का रहस्य भी तो इसी बात का सबूत है ना। बिल्कुल। वहां एक 12 साल के लड़के और 9 साल की लड़की की कब्र मिली, जिसमें 10,000 आइवरी बीड्स थे। उन बीड्स को बनाने में 8,000 घंटे से ज्यादा लगे होंगे। ये दिखाता है कि उनका विश्वास कितना गहरा था। जो आज के 20वीं सदी के जनसंहारों के आंकड़े जैसा ही है। सही कहा। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया थी। पर जब इन कुशल शिकारियों ने अपनी जगह से बाहर निकलना शुरू किया, तब असली तबाही मची, जिसे स्रोतों में द फ्लड यानी तबाही का तूफान कहा गया है। हाँ, 45,000 साल पहले की बात है ना, जब सेपियंस ने नाव बनाई और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। हाँ, वो मून लैंडिंग जैसा बड़ा ऐतिहासिक कदम था। पर उसके बाद जो हुआ वो बड़ा भयानक था। वहां उन्होंने 200 किलो के कैंगरू देखे, मार्सुपियल शेर और 2.5 टन के डिप्रोटोडॉन्स। जायंट वॉम्बैट्स। हाँ, पर उनके आने के कुछ ही हजार साल में वहां की 24 विशाल प्रजातियों में से 23 खत्म हो गई। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अक्सर लोग इसके लिए मौसम को दोष देते हैं। कहते हैं आइस एज आ गया होगा। सेपियंस का इस तबाही में कितना हाथ था? कुछ लोग मौसम को दोष देते तो हैं, पर स्रोतों में इसके खिलाफ 3 बड़े सबूत हैं। पहला, मौसम तो पिछले 1.5 मिलियन सालों में कई बार बदला था, तो अब डिप्रोटोडॉन बच गए थे, तो अभी अचानक क्यों मरे? वैलिड पॉइंट है। दूसरा, समुंदर के जानवरों का कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ जमीन के जानवर मरे। और तीसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि यही कहानी आगे भी दोहराई गई, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में और रैंगल आइलैंड के मैमथ्स के साथ भी। जहां सेपियंस गए, वहां के बड़े जानवर गायब हो गए। पर एक सवाल अभी भी है, इन सेपियंस के पास तो सिर्फ पत्थर और लकड़ी थे, उनके पास फैक्ट्री या जहरीली गैस नहीं थी, तो इतने बड़े जानवरों का शिकार इतनी आसानी से कैसे हो गया? इसका सबसे बड़ा जवाब है डर का ना होना। अफ्रीका और एशिया के जानवरों ने इंसानों को लाखों सालों में विकसित होते देखा, तो उन्होंने हमसे डरना सीख लिया था। पर ऑस्ट्रेलिया के बड़े जानवरों के लिए हम बस एक छोटे शांत दिखने वाले बंदर थे। उन्हें डरना सीखने का मौका ही नहीं मिला। ओह, तो जब सेपियंस पास आए वो भागे ही नहीं? बिल्कुल। और बड़े जानवर बहुत धीरे बच्चे पैदा करते हैं, तो साल में अगर थोड़े भी मारे गए तो पूरी नस्ल खत्म। इसके अलावा उन्होंने फायर एग्रीकल्चर शुरू की, यानी जंगलों को जलाकर घास के मैदान बनाना, जिससे पूरा इकोसिस्टम ही बदल गया। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि सेपियंस जहां भी गए, तबाही उनके साथ चल रही थी। अगर इस सारी चर्चा को हम समेटें तो पता चलता है कि हमारा अस्तित्व एक मामूली शुरुआत से शुरू हुआ, एक डरे हुए बंदर से।
पर कल्पना और गॉसिप के जरिए हम लाखों की संख्या में जुड़ गए। पहले सैपियंस की जिंदगी आसान थी, विविध थी, पर उनके आगे बढ़ने की सारी कीमत इस धरती के बाकी जानवरों और अन्य मानव प्रजातियों को चुकानी पड़ी। सही कहा। और से ये याद आता है कि हमारी आधुनिक सारी व्यवस्थाएं, कानून हो, पैसे की वैल्यू हो या बॉर्डर्स हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं जिन पर हम सबने विश्वास करने का फैसला किया है। हाँ, अगर हम सब विश्वास करना छोड़ दें तो वो गायब हो जाएंगी। चर्चा को बंद करने से पहले मैं उन सभी के लिए जो इस डीप डाइव को सुन रहे हैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, जब हमारे पूर्वजों के पास सिर्फ लकड़ी और पत्थर थे तो उन्होंने पूरी धरती का निजाम बदल दिया और बाकी सभी मानव प्रजातियों को मिटा दिया। अब आज के दौर को देखिए, जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एआई है और जेनेटिक इंजीनियरिंग की शक्ति है, तो आगे क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम इन हथियारों से अपना ही खात्मा कर लेंगे या हम इनका इस्तेमाल करके किसी और नई सुपर ह्यूमन प्रजाति को जन्म देंगे? एक ऐसी प्रजाति जिसके सामने हम सेपियंस भी वैसे ही मामूली लगने लगेंगे जैसे कभी हमारे लिए निएंडरथल्स थे। एक सच में सोचने लायक सवाल है। इस भयंकर पर रोचक सवाल के साथ हम यहाँ रुकेंगे। इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए और इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।